हेलो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, हम इसके बारे में बात करने वाले। बेटा हम बात करते करते हम पहले बात ये करते हैं कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किस चीज का पार्ट है। तो चलो हम उस बारे में बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि प्राकृत संख्या है। क्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स संख्या है। प्राकृत संख्या की परिभाषा यह है बेटा कि वह संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इत्यादि। इसको हम कहां तक ले जा सकते हैं बेटा? अनंत तक ले जा सकते हैं। अनंत तक ले जा सकते हैं। बात क्लियर है? तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसका पार्ट है बेटा? प्राकृत संख्या का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा? प्राकृत संख्या पार्ट है। प्राकृत संख्या पार्ट है मतलब प्राकृत संख्या को ही दो भागों में बांटा गया है। बात क्लियर है? पहली बात क्या बताया मैंने कि प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। ठीक है, अब मैं दूसरी बात क्या बता रहा हूं आपको कि प्राकृत संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है अभाज्य संख्या और एक होती है भाज्य संख्या। ठीक है, तो एक प्रकार का नाम क्या बेटा? एक प्रकार का नाम है भाज्य संख्या, जिसको क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, और प्राइम नंबर को क्या बोलेंगे हम? अभाज्य संख्या। बात क्लियर है बेटा? आपको यहां तक की बात क्लियर होगी बेटा? बात क्लियर है? हाँ, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर होगी। हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं कि हम किसी एक चीज को उठा लेते हैं। हम बात करते हैं पहले भाज्य की बात करेंगे या अभाज्य की करेंगे? चलो भाज्य की बात बाद में करेंगे, हम पहले अभाज्य की बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो अभाज्य संख्या की दो परिभाषा है। मैं आपको दोनों बताऊंगा। ठीक है, जहां से सीधे सीधे फैक्टर भी आते हैं बेटा। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं अभाज्य संख्या की। क्या की बात करते हैं बेटा? अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या क्या कहते हैं? पहला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसकी पहली परिभाषा क्या कहती है? जिस भी संख्या में एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जिस भी संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है वे अभाज्य संख्या कहलाती है। बेटा ये पहली परिभाषा है, इसको हम उदाहरण के बाद इसके पहले हम और एक परिभाषा देखते हैं। जो दूसरी परिभाषा क्या कहती है? दूसरी परिभाषा कहती है कि ऐसी संख्या दूसरी परिभाषा क्या कहती है? ऐसी संख्या जिनका केवल दो गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। पहली परिभाषा क्या थी बेटा? हमने पहली परिभाषा देखी ना, दूसरी परिभाषा
ऐसी संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब हम इसका उदाहरण समझते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं 2 उदाहरण के देखने के पहले हम आपको गुणनखंड शब्द का मतलब बताते हैं। गुणनखंड शब्द का मतलब जैसे मैंने लिया 15। क्या लिया बेटा? 15 में जिस भी संख्या का भाग जाता है वह संख्या 15 के गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे कि 15 में किस किस का भाग जाता है सर? 1 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है, 15 का जाता है। बात क्लियर है बेटा? हाँ। तो और इसमें ये कि जो तो 15 गुणनखंड क्या कहलाएंगे? 1 कहलाएगा, 3 कहलाएगा, 5 कहलाएगा और 15 कहलाएगा। बात क्लियर है? हाँ सर, हमको इतनी बात क्लियर है। गुणनखंड आप समझिए क्या बेटा? हाँ समझिए। और एक उदाहरण लेते हैं, 6 ले लेते हैं। जैसे कि तो 6 के गुणनखंड क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो देखो हम 6 के गुणनखंड किस किस को बोलेंगे? 1 को बोलेंगे, 2 को बोलेंगे, 3 को बोलेंगे और 6 को बोलेंगे बेटा। बात क्लियर है? हाँ, आपको बात क्लियर होगी। तो हम इसकी अभाज्य संख्या देखते हैं कितनी कौन सी होती है। तो देखते हैं, हम चेक करते 2 को। देखो सर 2 में सर 1 का भाग आता है और स्वयं का मतलब खुद का। 2 में 2 का भाग आता है और 1 का जाता है। इसे गुणनखंड कितने सर? 2 ही है। स्वयं का जा रहा है और खुद का जा रहा है, बस स्वयं का और 1 का जा रहा है। इसके अलावा किस संख्या का भाग जा रहा है क्या? नहीं। ये सर क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 देखते हैं सर। 3 में 1 का भाग जाता है और 3 का जाता है। तो इसके अलावा किस संख्या का भाग जाता है? किसमें नहीं जाता सर? 2 का। तो सर ये भी क्या है सर? अभाज्य संख्या। अब देखते हैं 4। क्या देखते सर? 4 में देखते सर 4 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है और 3 का भाग जाता है। नहीं, 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है सर। 4 का भाग सर। इसके गुणनखंड तो सर 2 से ज्यादा है। तो सर ये अभाज्य संख्या होगी क्या सर? नहीं होगी। फिर अपन वाली परिभाषा की बात करते हैं। सर इसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है तो यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी बेटा। बात क्लियर है? मतलब 4 अभाज्य संख्या नहीं है बेटा। अब 5 को देख लेते हैं। 5 में सर 1 का भाग जाता है और 5 का जाता है। इसके अलावा 2 का भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता और 4 का भी नहीं जाता। तो सर ये 5 क्या है सर? अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद देखते हैं 6 देख लेते हैं। 6 मैंने भी आपको बताया था। 6 में क्या जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 6 का जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 6 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। फिर देखते हैं 7 को। तो सर 7 में 1 के और 7 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। तो ये क्या है सर? अभाज्य संख्या होगी सर। बात क्लियर है? 8 देखते हैं सर। तो 8 में से सर 2 का जाता है, 4 का जाता है, 1 का जाता है और 8 का भाग जाता है सर। तो यह भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी सर। बात क्लियर है सर? हाँ सर। अब इसके बाद देखते हैं 9 में जाता है सर भाग किसी का? हाँ जाता है। किसका जाता है? 1 का जाता है, 3 का जाता है, 9 का जाता है। तो 1 का, 3 का और 9 का। तो सर यहाँ पे तो 2 संख्या से ज्यादा जाता है, इसी के लिए 9 एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। 10 में क्या जाता है? 1 का, 2 का, 5 का और 10 का। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 11। बात क्लियर है? मतलब ऐसी संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता उनको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्या। तो देख लेते हैं। पहले आता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 41 के बाद आता है 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद आता है 61, 61 के बाद आता है 67, 67 के बाद आता है 71, 73, 79, 83, 89 और 97। बात क्लियर है बेटा? मतलब सर 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या। बात क्लियर है? आप लोगों को यहां तक ये बात क्लियर होगी ना? कौन कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है और 97 बेटा। यहां तक आपको बात क्लियर होगी? बात क्लियर होगी यहां तक। अब सर और इसके कुछ फैक्ट है क्या सर? हाँ, तो अब से हम आपको फैक्ट्री बारे बात बताते हैं। ठीक है, फैक्ट्री के बारे में बात करते हैं। फैक्ट क्या कहता है? पहला फैक्ट बनता है सर इसका कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो देख लेते हैं। पहला 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 100 तक 25 है, अभी हमने आपको बताया था। ठीक है,
फिर सर इसके बाद देख लेते हैं 1 से 10 तक कितनी सर 4 है, ठीक है। 1 से 20 तक 8 है, 1 से 30 तक 10 है, 1 से 50 तक 15 है, 50 से 100 तक 10 है। बात क्लियर है? हाँ, यहां तक ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। इसके बाद देख लेते हैं 1 से 200 तक 46 है ना, 1 से 1000 तक 168 है। बात क्लियर है? ये पहले फैक्ट हो जाता है बेटा कि 1 से 100 तक कितनी आवाज संख्या 25 है, 1 से 10 तक 4 है, 1 से 20 तक 8 है, 1 से 30 तक 10 है, 1 से 50 तक 15 है, 1 से 50 से 100 तक 10 है। कितनी है? 10 है। 50 से 100 तक 10 है, 1 से 200 तक 46 है, 1 से 1000 तक 168 है। बात क्लियर है? हाँ सर। इसके बाद और फैक्टर की बात करते हैं हम। फैक्टर में क्या बात करते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। 2 अंक की क्या है? कौन सी? 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 11 है। 2 अंक की सबसे बड़ी 2 अंक की सबसे बड़ी कितना है? 97 है। 3 अंक की सबसे छोटी 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 101 है। 3 अंक की सबसे बड़ी 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है सर? 997 है। 997। बात क्लियर है सर? जुड़वा अभाज्य संख्या है। क्या? जुड़वा अभाज्य संख्या है। जुड़वा अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या है। जुड़वा अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी 2 अभाज्य संख्या है जिनके बीच का अंतर केवल क्या हो? 2 हो, उसको क्या कहेंगे हम? जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे इसके बाद बात करते हैं हम जुड़वा अभाज्य संख्या। 1 से 100 तक जुड़वा अभाज्य संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 08 होती है, 8 होती है। अब कौन सा जुड़ा है? 3 5, 5 7, 11 13, 17 19, 29 31, 41 43, 59 61, 71 73। मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या कहती है? 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर अगर 2 है, 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर अगर 2 है तो वह संख्या क्या कहलाती है? जुड़वा अभाज्य संख्या है। बात क्लियर है? आपको बात समझ में आ गई होगी। और बात करते हैं, एक जोड़ा होता है जिनमें लगातार 2 का अंतर होता है। एक मात्र ऐसा जोड़ा है 3 5 7 जो अभाज्य भी संख्या है और लगातार 2 का भी अंतर। एकमात्र पूरी अभाज्य संख्याओं में एकमात्र ऐसा जोड़ा है जो 2 के अंतर के साथ साथ अभाज्य संख्या है। बात क्लियर है? हाँ बेटा, यहां तक बात क्लियर होगी आप लोगों को। अगली बात करते हैं। अगला फैक्ट कहता है कि 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो
सम है। बात क्लियर है? यहां तक आप लोगों की बात क्लियर होगी। अगर हम अभी सीखते हैं कि अभाज्य संख्या को हम कैसे पहचाने। अब कैसे पहचाने, तो इसके एक मैं आपको उदाहरण ले लेते हैं। 143 एक ऐसी संख्या है जिसके हमको 143 के आसपास का कौन सी संख्या जिसका वर्ग है। तो 143 के पहले कितनी अभाज्य संख्या है, कितने का वर्ग है आसपास? 11 होता है 121 और 12 होता है 144। हम बड़े वाले को लेते हैं। बड़े वाला क्या है? 12। ठीक है, 12 है। 12 के पहले ऐसी कितनी है, कितनी अभाज्य संख्या देखो बोला तो इसके पहले क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ठीक है, इसके बाद अंदर कोई है क्या? नहीं है बेटा। तो हम एक काम करेंगे, इनको हम क्या कर देंगे? चेक करेंगे। ठीक है, पहली बात आप लोगों को, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, इसमें विभाज्यता का नियम बताया है। अगर विभाज्यता का नियम याद है आपको तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम चेक करते हैं 2 के नियम से। 2 का नियम क्या कहता है कि इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 आदि अंक होते हैं तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। यहाँ पे नहीं है तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग। तो 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 3 से विभाजित नहीं होता तो यह भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 5 का नियम कहता है जिस भी संख्या की इकाई में 0 और 5 होता है वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखते हैं इसमें आता है क्या? नहीं है सर, इसमें भाग नहीं आएगा। 7 का चेक कर लेते। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा कितना? 0 उतारे, 3 सर भाग नहीं आता। अब चेक कर लेते 11 का। 11 एकम 11, बचा कितना सर? 3, 11 3 33। सर इसमें 11 का भाग जा रहा है और 11 का भाग अगर जा रहा है तो यह संख्या क्या है बेटा? भाज्य। क्या है? भाज्य। बात क्लियर है? उसी प्रकार एक और 2 उदाहरण लेते हैं अपन। 1-2 उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे कि मैंने ले लिया 87। तो 87 के वर्ग आसपास का वर्ग देखते हैं। 9 का है 81 और 10 का है 100। सबसे छोटी सभा संख्या कहते कौन कौन सी? 2 है 4, 2 है 3 है 5 है 7 है। 2 है 3 है 5 है 7 है। देखो 2 का भाग जाता है 87 में? नहीं जाता। 3 का क्या नहीं है बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो 5 और 7 15, नहीं 5 और 8 15, 15 में 3 का भाग जाता है क्या? हाँ जाता है। तो संख्या 15 से 3 से विभाजित होगी। ठीक है, मतलब ये क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। मतलब भाज्य संख्या होगी। क्या संख्या होगी? भाज्य। बात क्लियर है? हाँ, यहां तक बात क्लियर होगी आप लोगों को। अगली बात करते हैं ताकि भाज्य संख्या की। प्राकृत संख्या का दूसरा प्रकार होता है भाज्य संख्या। क्या होता है? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का विपरीत है। मतलब जिस भी संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाएगा तो वह संख्या भाज्य कहलाएंगी। मतलब जिस भी संख्या में एक और शून्य खुद स्वयं का भाग पूरा जाएगा तो वह संख्या भाज्य कहलाएंगी। भाज्य कहलाएंगी। ठीक है, या दूसरी परिभाषा, ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो गए वह क्या संख्या क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। दूसरी परिभाषा क्या कहती है? जिस भी संख्या के 3 या 3 से अधिक अभाज्य 3 से अधिक गुणनखंड होंगे तो वह संख्या भाज्य संख्या होगी।
बात क्लियर है? हाँ, आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी। जैसे उदाहरण लेते हैं 4 का देखते हैं गुणनखंड क्या क्या है। 4 में क्या का भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है। मतलब 1 का, 2 का, 4 का। ठीक है, तो देखो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 3 हो गए। तो हमारी परिभाषा भी कहती है 3 या 3 से अधिक। ठीक है, तो ये संख्या क्या कहलाएंगी? भाज्य। इसके बाद देख लेते हैं 6 में क्या जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 6 का जाता है। तो देखो इसके कितने हो गए गुणनखंड? 4। हमको मतलब ऐसे कम से कम 3 से मतलब है। ठीक है, अगर 3 से ज्यादा है तो हम स्पष्ट बोलेंगे क्या है? भाज्य संख्या है। बात क्लियर है? तो इसके बारे में हम 2-4 फैक्टर की बात कर लेते हैं, जो अच्छे अच्छे फैक्टर हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला फैक्ट कहता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। दूसरा फैक्ट कहता है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। ठीक है बेटा। इसके बाद तीसरा फैक्ट कहता है कि एक ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य। ठीक है, अब मैं आपको इस बात को समझाता हूं। ठीक है, सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि एक अभाज्य संख्या भी नहीं ना भाज्य संख्या भी नहीं? तो ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या बताया? जिस भी संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड हो गए वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होता है मैंने कि जिस भी संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हो गए वह संख्या भाज्य की संख्या कहलाएंगी। तो आप बताओ मेरे को 1 का कितने गुणनखंड है बेटा? 1 में कितने केवल का भाग जाता है? 1 का। तो इसके तो केवल 1 ही गुणनखंड है। तो जब 1 ही गुणनखंड है तो ये भाज्य भी नहीं है ना अभाज्य भी नहीं। इसी के लिए हम कहते हैं कि एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। अब कुछ बच्चों को एक प्रॉब्लम आएंगी, सर बोलेंगे कि सर 0 क्या है फिर? भाज्य क्या अभाज्य है? तो ध्यान दो, पहली बात 0 का यहां पे मीटर आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया पहले ही कि प्राकृत संख्या को ही 2 भागों में बांटा गया है, एक भाज्य में और एक अभाज्य में। ठीक है, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो यहां पर 0 की तो बात हमने की ही नहीं। 0 कब शामिल होता है? जब पूर्ण संख्या की बात करते हैं हम। ठीक है बेटा, हाँ, यहां तक आप लोगों को बात क्लियर होगी। अगली बात देखते हैं हम। अगली बात देखते हैं, एक और छोटा टॉपिक ले लेते हैं हम जो बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाता है कि बहुत बच्चे ये देखते हैं कि सह अभाज्य संख्या। क्या? सह अभाज्य संख्या। इस सह अभाज्य संख्या को ही इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है बेटा, सह अभाज्य संख्या किस कहेंगे? अब देखो कई बच्चे हमें क्या सोचते हैं कि मतलब 2 अभाज्य संख्या है तो उनके बीच में ही, जैसे कि मैं लिख दिया 3 और 5, तो यही सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे। ऐसा नहीं है, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 5 और 6। ठीक है, ध्यान दो, सह अभाज्य संख्या की परिभाषा बात करते हैं हम। 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी उभय निष्ठ नहीं होता है वे अभाज्य अर्थात
अर्थात जिनका HCF महत्तम समापवर्तक, ठीक है, एक होता है, वे सह अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब दो संख्याएं जिनका HCF एक होगा वो संख्या क्या कहलाएंगी, वो संख्या कहलाएंगी सहअभाज्य। जैसे कि उदाहरण को देखते हैं हम, 5 और 9। 5 9 की गुणनखंड क्या है बेटा, 1 है और 5 है, और इसका क्या है, 1 है, 3 है और 9 है। इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा बेटा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ फैक्टर क्या है, 1 है। फैक्टर मतलब फैक्टर बोलेंगे हम जिसको, गुणनखंड क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फैक्टर। मतलब कॉमन गुणनखंड कौन सा है, 1 है। तो इसका HCF भी कितना होगा, 1 होगा। जब HCF 1 होगा तो ये दोनों संख्या 5 और 9 क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्या है। बात क्लियर है, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगली बात कर लेते हैं 10 और 18। अब सर 10 के फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। 18 की क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है और 9 के बाद 18 है। सर इसमें तो सर फैक्टर है, 1 भी कॉमन है और 2 भी है, इसमें भी 1 भी है और 2 भी है। तो सर ये सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी क्या, तो नहीं कहलाएंगी, ये सहअभाज्य संख्या है, नहीं कहलाएंगी। बात क्लियर है, ये सहअभाज्य संख्या है, नहीं कहलाएंगी। जैसे कि दूसरा उदाहरण लिख लेते हैं हम, 21 28 26। तो देखते हैं इसको अपन क्या लिखेंगे, इसका भाज्य गुणनखंड क्या है, 1 है, 3 है, 7 है और 21 है। इसके क्या है, 1 है, 2 है, 13 है और 26 है। बात क्लियर है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, 21 और 26 सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी क्या, हाँ 1 और 26, 21 और 26 सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। इसके बारे में आपको एक फैक्ट बताता हूं मैं, ध्यान देना आप अच्छे से, कि दो लगातार संख्या दो संख्याएं हमेशा सहअभाज्य होती है। जैसे 5 और 6, इसका फैक्ट क्या है बेटा, 1 है और 5 है। इसके क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। इसका HCF कितना होता है, 1 होता है, ठीक है बेटा। तो मतलब दो लगातार संख्या हमेशा उनका HCF कितना होगा, 1 होगा। जैसे कि मैं बड़ी भी संख्या ले लूं क्या, जैसे ले लिया मैंने 1000 और क्या लिख दूं, 1001। तो ये दोनों अभाज्य संख्या है क्या, सहअभाज्य संख्या है क्या, हाँ तो ये दोनों सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि मैं पता है दोनों लगातार है, तो ये क्या कहलाएंगे, दोनों सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। बात क्लियर है, हाँ आप लोगों को यहाँ तक बात क्लियर भी होगी, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ हम इस क्लास को और करते हैं कि आप सभी बच्चों को यह क्लास समझ में आई होगी।